हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से। लेक्चर नंबर 112 के साथ एकदम शानदार जबरदस्त सेशन आज का होने वाला है। तो 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आप मिडवाइफरी को एकदम शानदार तरीके से यहाँ से पढ़ सकती हैं। यदि आप एनएम के साथ साथ सीएचओ या किसी भी जीएनएम मिडवाइफरी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन का महिला श्रोणी का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूल होती है? महिला श्रोणी का कौन सा प्रकार सबसे प्रसव के लिए क्या सबसे अनुकूल है? एंड्राइड, गायनेकॉइड, प्लेटिपेलाइड या एंथ्रोपॉइड? तो कह रहा महिला श्रोणी का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए अनुकूल होता है? तो महिला श्रोणी का कौन सा प्रकार हमारा होता है? गायनेकॉइड। गायनेकॉइड क्या होता है? प्रसव के लिए सबसे अनुकूल होता है। गायनेकॉइड श्रोणी गोलाकार होती है और सामान्य प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? एमनियोटिक द्रव का रंग, एलएस अनुपात या भ्रूण की हरकत गिनना या प्लेसेंटा कैल्सिफिकेशन? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? एलएस रेशियो यानी एलएस अनुपात। एलएस अनुपात निकाला जाता है। एलएस अनुपात जब एलएस अनुपात दो संबंधी एक या उससे अधिक होता है तो फेफड़े परिपक्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भ्रूण हृदय ध्वनि फेटल हार्ट साउंड साधारणतः स्टेथोस्कोप से कब सुनी जा सकती है? 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 18 से 20 या 24 सप्ताह? तो कह रहा फेटल हार्ट साउंड कब सुनी जाती है? तो कब सुनी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 सप्ताह के बीच। कर साधारणतः स्टेथोस्कोप से भ्रूण का हृदय ध्वनि 18 से 20 सप्ताह में क्या होता? सुनाई देती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा शोल्डर डायस्टोसिया में पहला मैनेजमेंट स्टेप क्या है? फंडल प्रेशर या एमसी रॉबर्ट्स मैनुअर या सिजेरियन सेक्शन या वैक्यूम निकासी, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन या निकासी? तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया का पहला मैनेजमेंट स्टेप क्या है? शोल्डर डायस्टेसिया का पहला मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेप होता है एमसी रॉबर्ट्स मैनुअर मैक्राबर्ट्स पैतरा। मैनुअर मतलब क्या? पैतरा। तो इसमें क्या था? मैक्राबर्ट्स पैतरा। शोल्डर डायस्टेसिया में एमसी रॉबर्ट्स मैनुअर पहला कदम होता है और एमसी रॉबर्ट्स मैनुअर रिलीव्स शोल्डर डायस्टेसिया, मतलब क्या था? पहला कदम होता है। नेक्स्ट भ्रूण मृत्यु आईयूएफडी का सबसे विश्वसनीय लक्षण क्या है? भ्रूण की हरकत रुकना, भ्रूण हृदय ध्वनि न मिलना, योनि से रक्तस्राव या मात्र दर्द? भ्रूण की मृत्यु का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की हृदय ध्वनि न, एब्सेंट ऑफ एफएसएच, फेटल हार्ट साउंड। मतलब क्या? हृदय की धड़कन न सुनाई देना, भ्रूण हृदय ध्वनि न मिलना क्या कहलाता है? आईयूएफडी का सबसे विश्वसनीय लक्षण होता है। भ्रूण मृत्यु का क्या होता है? सबसे विश्वसनीय लक्षण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कोलोस्ट्रम का प्रमुख मुख्य लाभ क्या है? कोलोस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, एंटीबॉडी प्रदान करना, हड्डी की वृद्धि करना या मोटापा रोकना? तो कह रहा कोलोस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? तो कोलोस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी प्रदान करना। कोलोस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? एंटीबॉडी प्रदान करना। जो हमारे कोलोस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडीज होती है जो नवजात को संक्रमण से क्या करती है? बचाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा
प्यूरिफेरल सेप्सिस का सबसे आम कारण कौन सा जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या क्लेबसिएला या ई कोलाई? तो कह रहा प्यूरिफेरल सेप्सिस का सबसे आम कारण कौन सा जीवाणु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई जो हमारा प्रसूता है संक्रमण में ई कोलाई सबसे सामान्य कारक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कार्ड प्रोलेप्स में प्राथमिक प्रबंधन क्या है? योनि प्रसव, तुरंत सिजेरियन, कार्ड लिगेशन या ऑक्सीजन थेरेपी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है कार्ड प्रोलेप्स में प्राथमिक प्रबंधन क्या है? तुरंत इमीडिएट सी सेक्शन यानी तुरंत क्या करना? ऑपरेशन करना। तुरंत सिजेरियन कार्ड कंप्रेशन से बचाने के लिए तुरंत सिजेरियन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्री टर्म लेबर रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? मीसोप्रोस्टोल, निफेडिपिन, ऑक्सीटोसिन या एर्गोमेट्रिन? तो प्री टर्म लेबर के रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? निफेडिपिन। निफेडिपिन किसके लिए दिया जाता है? प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए। जो निफेडिपिन होता है या यूटेराइन कंट्रैक्शन में क्या होता है? को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे आम स्थल कौन सा है? अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या उदर गुहा? कर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे आम स्थान कौन सा है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 95% से अधिक एक्टोपिक गर्भ फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा पार्टोग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफगार स्कोर दर्ज करना या प्रसव की प्रगति का आकलन या भ्रूण का वजन जानना या गर्भावस्था की आयु की गणना? तो कह रहा क्या पार्टोग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रसव की प्रगति का टू एक्सेस लेबर प्रोग्रेस मतलब प्रसव की प्रगति का क्या करना? आकलन करना कि मतलब क्या प्रसव की प्रगति सही से हो रही है कि नहीं। मतलब जो हमारा पार्टोग्राफ है प्रसव की प्रगति और किसी भी जटिलता को क्या करता है? प्रारंभिक पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट कारण नॉर्मल लेबर का पहला चरण फर्स्ट स्टेज कब शुरू होता है? झिल्ली फटने से, वास्तविक प्रसव पीड़ा से, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण प्रसार से या प्लेसेंटा बाहर आने से? तो कह रहा नॉर्मल लेबर का पहला चरण कब शुरू होता है? नॉर्मल लेबर का पहला चरण कब शुरू होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विथ एनसेट द ट्रू लेबर पेन्स वास्तविक प्रसव पीड़ा से। वास्तविक प्रसव पीड़ा से पहला चरण तब शुरू होता है जब वास्तविक संकुचन से ग्रीवा क्या फैलना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूरिपेरियम कितने समय तक रहता है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह? जो हमारा प्यूरिपेरियम होता है कितने सप्ताह तक रहता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 6 वीक 6 सप्ताह। प्रसवोत्तर अवस्था में प्यूरिपेरियम 6 सप्ताह तक रहती है जब तक अंग सामान्य स्थिति में न आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियोनेटल रेसोसिटेशन का पहला कदम क्या है? छाती दबाना, दवा देना, गर्म रखना और वायु मार्ग साफ करना, बैग और मास्क में वेंटिलेशन? तो कह रहा नियोनेटल रेसोसिटेशन में पहला कदम होता है क्या? वार्म एंड क्लियर एयरवेज गर्म रखना और वायु मार्ग क्या करना? साफ करना। तो कह रहा जन्म के बाद सबसे पहला कदम बच्चे को क्या करना? गर्म रखना और श्वसन मार्ग साफ करना जरूरी होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भ्रूण की मृत्यु का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? मातृ दर्द, योनि से रक्तस्राव या भ्रूण हृदय ध्वनि का न मिलना या भ्रूण की हरकत रुकना? तो भ्रूण की मृत्यु का सबसे विश्वसनीय संकेत कौन सा है? एब्सेंट ऑफ फेटल हर्ट्स साउंड मतलब भ्रूण की हृदय ध्वनि का न मिलना। मतलब जब भ्रूण की हृदय ध्वनि ही ना मिलेगी तो क्या होगा? बच्चे का जीवन लीला समाप्त भ्रूण का। नेक्स्ट
करा प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तीव्र पेट दर्द, बिना दर्द के योनि से रक्तस्राव, या भ्रूण की हरकत रुकना, या मात्र बुखार। तो हमारा करा प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो बिना दर्द के पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बिना दर्द की क्या हो? योनि से रक्त स्राव हो। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से कर दीजिए क्या? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार सेशन आपके लिए चलते रहेंगे। और हमारा काम है फालतू बात नो बकवास, कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन का रहा शोल्डर डायस्टेसिया की क्लासिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है? अर्ब्स पाल्सी, या डाउन सिंड्रोम, या हाइड्रोसेफलस, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब दोष। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया की क्लासिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है? शोल्डर डायस्टेसिया की जो हमारी क्लासिकल कॉम्प्लिकेशन है अर्ब्स पाल्सी है। जो हमारा अर्ब्स पाल्सी है, शोल्डर डायस्टेसिया में ब्रचाई प्लेक्सस इंजरी हो सकती है जिससे अर्ब्स पाल्सी होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन का रहा क्या? पॉलीहाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? वृक्क का न बनना, इसोफेजियल एट्रेसिया, जुड़वा गर्भ, या प्लेसेंटा प्रीविया। तो क्या रहा है? पॉलीहाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पॉलीहाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण होता है एसोफेजियल एट्रेसिया। क्या है? पॉलीहाइड्रामिनियोस का सामान्य कारण है। भ्रूण निगल नहीं पाता है, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर नॉर्मल अपगार स्कोर किस प्रकार लिया जाता है? 10 और 5 मिनट पर, 1 और 5 मिनट पर, या 2 और 4 मिनट पर, या 3 और 6 मिनट पर। तो नॉर्मल अपगार स्कोर कब लिया जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 5 मिनट पर। तो अपगार स्कोर लिया कब जाता है? 1 और 5 मिनट पर क्या किया जाता है? लिया जाता है। नवजात की जीवितता और तत्काल स्थिति 1 और 5 मिनट पर क्या की जाती है? आकी जाती है। नेक्स्ट कर ब्रीच डिलीवरी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? अम्बिलिकल कार्ड प्रोलैप्स, नाल का बाहर आना, या पोस्टमार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, या शोल्डर डायस्टेसिया, कंधे का फंसना, या हेड इंट्रीपमेंट यानी सिर का फंस जाना। तो ब्रीच डिलीवरी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? हेड इंट्रैपमेंट मतलब सिर का फंस जाना। तो कर ब्रिज डिलीवरी में सिर आखिरी में आता है और फंस सकता है। ये क्या है? ब्रिज डिलीवरी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य कारण क्या है? भ्रूण की गलत स्थिति, अवरुद्ध प्रसव, प्लेसेंटा प्रीविया, पॉलीहाइड्रामिनियोस। तो कह रहा है यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी अवरुद्ध प्रसव। तो यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य कारण क्या है? अवरुद्ध प्रसव, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब लंबा और कठिन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रप्चर का सबसे सामान्य कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? रिटेंड प्लेसेंटा, यूटेराइन एटॉनी, या सर्विकल टीयर, या क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो क्या रहा है? पोस्टमार्टम हेमोरेज पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा गर्भाशय का शिथिल होना यानी यूटेराइन एटॉनी। पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या? यूटेराइन एटॉनी यानी गर्भाशय का शिथिल होना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें प्रसव के बाद गर्भाशय का जो टोन न रहना पीपीएच का क्या है? मुख्य कारण होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कर मैग्नीशियम सल्फेट किसके इलाज में दी जाती है? एक्लेम्सिया, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, या भ्रूण की मृत्यु में, या रक्ताल्पता में। तो कह रहा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट किसके इलाज में दी जाती है?
तो मैग्नीशियम सल्फेट किसके इलाज में दी जाती है? एक्लेम्सिया के इलाज में क्या किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। भ्रूण में वृक्क का न बनना, भ्रूण में क्या, सॉरी ये क्या है? एक्लेम्सिया ना, एक्लेम्सिया सॉरी। मैग्नीशियम सल्फेट किसके लिए देता है? एक्लेम्सिया में। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है एक्लेम्सिया में दौरे रोकने के लिए दी जाती है, तो दौरे रोकने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलिगोहाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, भ्रूण में वृक्क का न बनना, या पॉलीसाइथीमिया, या नाल का फिसलना। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? भ्रूण में वृक्क का न बनना, भ्रूण में वृक्क का न बनना। भ्रूण पेशाब नहीं कर पाता इसलिए द्रव घट जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हृदय रोग कौन सा है? महाधमनी संकुचन, कार्डियोमायोपैथी, या एट्रियल सेप्टल दोष, या माइट्रल संकुचन, माइट्रल स्टेनोसिस। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हृदय रोग कौन सा है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइट्रल संकुचन, माइट्रल स्टेनोसिस। तो कह रहा है 25 नंबर में भारत में गर्भावस्था में सबसे आम हृदय रोग माइट्रल स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है लियोपोल्ड्स मैन्युअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लियोपोल्ड मैन्युअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फेटल हार्ट रेट यानी भ्रूण हृदय दर के लिए, या भ्रूण की स्थिति और दशा के लिए, या प्रसव की प्रगति, या प्लेसेंटा की स्थिति के लिए। तो कह रहा लियोपोल्ड्स मैन्युअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लियोपोल्ड्स मैन्युअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेटल पोजीशन एंड लाई, भ्रूण की स्थिति और दशा के लिए। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एर्गोमेट्राइन किस स्थिति में कांट्रा इंडिकेटेड है? कांट्रा इंडिकेटेड है, कांट्रा इंडिकेटेड है। उच्च हाइपरटेंशन के लिए, या एनीमिया के लिए, या डायबिटीज के लिए, या पीपीएच के लिए। तो कह रहा एर्गोमेट्राइन किस स्थिति में कांट्रा इंडिकेटेड है? कांट्रा इंडिकेटेड है। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन के लिए यानी उच्च रक्तचाप। एर्गोमेट्राइन वैसो कंट्रक्शन करता है, वैसो कंट्रक्शन करता है, और बीपी क्या करता है? बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा में प्लेसेंटा कहाँ अटैच होता है? एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में, या पेरिटोनियम में, या गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स में। तो कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा में प्लेसेंटा कहाँ अटैच होता है? तो प्लेसेंटा एक्रेटा में प्लेसेंटा कहाँ अटैच होता है? तो हमारा मायोमेट्रियम में अटैच होता है। कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा में विली मायोमेट्रियम तक चिपक जाते हैं। विली क्या होता है? मायोमेट्रियम तक क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कि स्टिल बर्थ का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? जन्म जात विकृत, प्लेसेंटा प्रीविया, नाल का फिसलना, या गर्भावस्था उच्च रक्तचाप। तो कह रहा क्या स्टिल बर्थ का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो स्टिल बर्थ का सबसे सामान्य कारण है जन्मजात विकृत, कॉन्जिनिटल मालफॉर्मेशन यानी जन्मजात विकृत। कह रहा स्टिल बर्थ में प्रमुख कारणों में कॉन्जिनिटल मालफंक्शन अग्रणी है। नेक्स्ट सबसे आगे है मतलब। कह रहा फेटल डिस्ट्रेस का सबसे प्रमुख संकेत क्या है? यम मेकोनियम स्टैंड लीकर, या हाइड्रामिनियोस, या एब्सेंट फेटल मूवमेंट्स, या यूटेराइन रप्चर। तो क्या रहा है? कह रहा फेटल डिस्ट्रेस का सबसे प्रमुख संकेत क्या है? तो फेटल डिस्ट्रेस का सबसे प्रमुख संकेत है मेकोनियम स्टैंड लीकर। मेकोनियम स्टैंड लीकर फेटल हाइपोक्सिया का प्रमुख लक्षण है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन क्या किए सही किए हैं हमें क्या कीजिएगा कमेंट में
जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही शानदार शानदार बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।